Hey guys, this is your English mentor Harsh Pratap Singh. I welcome all of you in such a lovely and wonderful session of CAPF Paper 2. ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर लोग पेपर 2 में ग्रामर सेक्शन को इग्नोर करते हैं, प्रेसिव सेक्शन को इग्नोर करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को इग्नोर करते हैं और फाइनल मेरिट में आउट हो जाते हैं। अगर आज का सेशन आप कंप्लीट देखते हैं तो दिस विल बी एन आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि हाउ यू विल स्कोर 55 plus mark out of 60 in your CAPF paper 2 examination। तो पेपर 2 का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा खासा है। आपको लिखना होता है, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा आपको लिखना होता है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो मैं आ चुका हूं आप सभी को एक राइट डायरेक्शन दिखाने प्लस 55 प्लस आउट ऑफ 60 स्कोर दिलाने। इफ यू वॉच माई ऑल द क्लासेस ऑफ कंप्लीट ग्रामर, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन, you guys can rock very easily in upcoming CAPF paper 2 examination। So let's proceed and एक बार हम देखते हैं कि कितना वेटेज है पेपर 2 में सभी सेक्शन का। हैव अ लुक। अगर आप ध्यान से देखते हो तो प्रेसी 15 मार्क्स। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू से प्रिसाइज। नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज एंड प्रेसी। मीनिंग ऑफ प्रिसाइज इज व्हाट? क्लियर, एंड प्रेसी इज डिफरेंट थिंग। 15 मार्क्स का प्रेसी आता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का आता है। आफ्टर दैट रीराइट द सेंटेंसेस 10 मार्क्स के आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स के। करेक्ट द सेंटेंस 5 मार्क्स के। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने मेरी सभी क्लासेस देखी तो यहां पर आप कंप्लीट 25 आउट ऑफ 25 बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। एंड प्रेसी में आपको एग्जामिनर कम से कम 13 आउट ऑफ 15 मार्क्स दे देगा। कॉज जो प्रेसी होता है काफी लॉन्ग होता है, आपको 1/3 लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग इजी वे में लिखना होता है। वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज आता है जहां पे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और अगर पैसेज आपने ठीक कर दिया तो यहां पर भी चांसेस है अप्रॉक्स आपको अराउंड फुल में फुली मार्क्स मिलता है। बट मैं यहां पर ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि आप 16 मार्क्स, कितने मार्क्स? 16 प्लस मार्क्स बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हो, 16 आउट ऑफ 20। तो अगर आप ध्यान से देखते हो 13 प्लस 16 कितने हो गए? 29, और 29 प्लस 25 64 मार्क्स। सॉरी, 16 प्लस 13 कितने हो गए? 29, एंड 29 प्लस 25, ये 25 का ही है। हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पे 13 मार्क, यहाँ पे 16, 13 10 23 6 29 और 30 54 मार्क्स, राइट? 54 मार्क्स आउट ऑफ 60 आप बहुत आसानी के साथ पेपर में पा सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप एड ऑन कर लो 25 यहां से, उसके बाद आप 29 यहां से, तो 54 होते हैं। ठीक है, 54 55 मार्क्स आप बहुत आसानी के साथ ला सकते हो। आपको मैं आज के सेशन में रीराइट द सेंटेंसेस करना सिखाऊंगा और प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा कि कैसे हम सेंटेंसेस को चेंज करके करेक्ट लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आज के सेशन से हम 10 आउट ऑफ 10 कंप्लीटली स्कोर कर सकते हैं। सो हैव अ लुक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आ जाओ देखो। तो सेक्शन 6 में अगर आप ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है? रीराइट द सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। एंड व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? लेट द डोर बी शट, एंड ब्रैकेट में है कि चेंज द वॉइस। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस इज ऑफ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के क्वेश्चन, नरेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है? सो व्हाट इज रिटन हियर? whenever you see b plus v3, cause b plus v3 denotes what? b plus v3 denotes passive voice। and what is b? and what is b? b फॉर्म को हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं इज, एम, आर, was, were। this is your b form, right? this is your b form। sometimes you will see b written here, ठीक है? तो b के बाद अगर कभी भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हो तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस का होता है। इट मींस ये गिवन सेंटेंस किसका हो गया? पैसिव वॉइस का। एंड जो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एक बार इस पर आप नजर मारिए। दिस इज योर व्हाट? लेट। लेट के बाद ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद क्या है तुम्हारा डियर? दिस इज ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट व्हाट इज रिटन हियर? b plus v3।
Whenever you see such kind of structure in any given sentence, that sentence must be of passive voice. And how will you convert it from passive into active? What you have to do? Just write down V1 form of the given verb, V1 form of the given verb. And after that, what you need to write? Article the. And after that, what is written here? Door. So this is your active voice of this given sentence. So it becomes shut the door. Cause V1, V2, V3 form of shut is what? Shut. So shut the door will be your right answer for this given sentence. Shut the door will be your right active voice of this given passive voice. Is that clear to all? Clear? Done? Okay, cool. Now come to point number 2. He told me that he had not gone there, and you have to change it into direct speech. Where? Direct speech. Whenever you study the full concept of narration, there are two speeches in narration. One is direct and another is indirect. And it is saying again, you change it into direct. Means indirect sentence is given and you need to convert it from indirect to direct. So just have a look. It is what? He told me. He told me. कभी भी आपको told me दिखे और आपको डायरेक्ट सेंटेंस में बनाना है तो इसको इस तरीके से बनाते हैं he said to me, right? cause डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम said to को कन्वर्ट करते हैं told में. किस में कन्वर्ट करते हैं डियर? said to को we convert into told, right? Point clear? Told. And after that, what is written here? Me. And you need to write comma, double inverted comma. You need to write comma, double inverted comma. Why that is written here? To remove comma inverted comma from direct sentence. That is why I am writing comma inverted comma. Okay. So after that, what I will write? I did not go here. Just keep patience. You will think कि ये कैसे हो गया, right? You will think कि सर ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? Right? You will think ना ये कैसे हो गया? So look, कभी भी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है? सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में करते हैं. यू कैन राइट इट इन ऑन योर नोट्स. सेकेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में रिमूव करते हैं? दैट में करते हैं. एंड वन मोर थिंग, you need to change the pronoun. You need to change the pronoun, that is 1 2 3 son. And what is 1 here, what is 2, what is 3, and what is son? Look, 1 is your first person, 2 is your second person, 3 is your third person. And what is s? S is subject, O is object, N is no change. N is no change. So first person will change according to subject, second person will change according to object, third person no change. So please have a look here. This is your first person. I and we come in first person. I and we come in first person. You come in second person. And in third person, what is written? He, she, it. This is your third person, any name also. This is your third person. So now look at the concept. So this is your first person. First person will change according to subject. So first person will change according to subject he. तो आपको पहले person को subject के according change करना पड़ेगा. तो he को आपने क्या लिख दिया? He. And after that you need to identify your reporting verb. Your reporting verb is what? Said. Sometimes you need to know what is reporting verb. Say, said to, says. These are your reporting verbs. Whenever you see reporting verb is in past tense, you need to change the sentence. You need to change the tense from past indefinite tense to past perfect tense. And how you know this is your past indefinite? Cause after did, what is written here? Verb ki first form.
And after did, if V1 is written here, means that thing is what? Past indefinite tense, and you need to change it from past indefinite to past perfect. That's why what is written here? Past perfect, had plus V3. And ऐसी चीजें हम कब करते हैं? टेंस को हम कब चेंज करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। एंड व्हाट इज रिटन हियर? सेड टू। तभी हम इनको चेंज करते हैं टेंसेस को। और हियर को हम किस में चेंज करते हैं? हियर को हम चेंज करते हैं देयर में। हियर को हम किस में चेंज करते हैं? देयर में चेंज करते हैं। पॉइंट क्लियर सभी को? बहुत सारी बुक्स में डियर ये दिया होता है, ही सेड टू मी आई हैव नॉट गो हियर। बट आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई चीज पास्ट में शुरू हो रही है तो वो आगे भी पास्ट में ही होनी चाहिए ना। बेसिक एटिकेट्स तो यही कहते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में आई हैव नॉट गॉन हियर लिखा हुआ है, तो उसका भी आंसर ये दे रखा, ही हैड नॉट गॉन देयर। बट आपको क्या करना है? आई डिड नॉट गो देयर का ही हैड नॉट गॉन देयर बनाना है। पॉइंट क्लियर? सो दीज आर योर बेसिक पॉइंट्स, यू कैन राइट इट ऑन योर नोट्स प्लीज। Please, you can write it on your notes. आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा बहुत अच्छे से। पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी नाइस। नेक्स्ट की तरफ आओ। पॉइंट नंबर थर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। He had not read the book, he had not seen it either. Rewrite using neither nor. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर पेयर्स ऑफ, देयर सम कंजंक्शन पेयर। आइदर का पेयर क्या होता है? आइदर का पेयर डियर और होता है। नाइदर का पेयर क्या होता है? नॉर होता है। राइट। नॉट ओनली का जो पेयर होता है, नॉट ओनली का जो पेयर होता है वो होता है बट ऑल्सो। क्या होता है? बट ऑल्सो होता है। पॉइंट क्लियर? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पेयर्स। लाइक यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग सीएपीएफ का पेपर देते हैं, जिनका यूपीएससी नहीं क्रैक हो रहा होता है, वो सीएपीएफ का पेपर दे करके अगर वो उनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है इन सेक्शंस में, तभी वो क्वालिफाई भी कर पाते हैं। तो ग्रामेटिकली उनको स्ट्रांग होना पड़ता है। राइट। तो ही हैड नॉट रेड द बुक, ही हैड नॉट सीन इट आइदर, कह रहा है इसको यूज करके बनाओ, नाइदर नॉर को यूज करके बनाओ। तो हम कैसे बनाते हैं? ध्यान से सुनना। इसी सेंटेंस को नाइदर नॉर का यूज करके हमें बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही हैड नॉट, सॉरी नॉट का तो इस्तेमाल करना ही नहीं हमें, नाइदर नॉर का इस्तेमाल करना है। ही हैड नाइदर, नाइदर रीड द बुक नॉर सीन इट, nor seen it. Now just have a look. This is very important concept. मैंने नाइदर कहां पे लिखा है और मैंने नॉर कहां पे लिखा है, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, नाइदर ही हैड रेड द बुक नॉर सीन इट। बट दैट इज रॉन्ग। यू नीड टू नो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ नाइदर नॉर। पॉइंट क्लियर? लुक, दिस इज योर नाइदर एंड दिस इज योर नॉर। पेयर नाइदर का नॉर हमने लगा दिया। हमेशा एक चीज चेक करना है आपको, नाइदर के बाद यहां पर क्या है? वर्ब। रीड, रेड, रेड, वर्ब की फॉर्म्स होती है, नाइदर के बाद वर्ब। एंड आफ्टर नॉर व्हाट इज रिटन हियर? सी, सॉ, सीन, वर्ब की फॉर्म। अगर आप नाइदर के बाद वर्ब लगा रहे हो ना, तो नॉर के बाद भी डियर आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ नाइदर नॉर। Point should be noted. This is the exact placement of neither nor, right? And if sometimes in your examination, examiner is asking to you, rewrite the sentence by using either or, by using not only but also, the same concept will be implemented like this. Okay, so you need to know the exact placement. If you are writing verb after neither, in on later on you have to also write verb after nor. Clear? Okay, moving ahead towards, I hope you guys have write it on your notebooks. Now moving ahead towards question number 4. This is again very important concept. He do it for the last 2 days. Use the correct form of the verb.
ब्रेकेट में क्या लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है और आपसे बोला है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना जरा सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से। Whenever you see at the end of the sentence since or for, अगर कभी भी आप since और for के साथ क्या देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं। कभी भी आप since और for के साथ क्या देखते हैं, टाइमिंग। क्या देखते हैं डियर since और for के साथ? अगर आप टाइमिंग देखते हैं, क्या देखते हैं अगर आप टाइमिंग देखते हैं? What you need to know, you need to know कि कौन सा सेंटेंस इंप्लीमेंट करते हैं हम, कौन सा सेंटेंस इंप्लीमेंट करते हैं। वी इंप्लीमेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, we implement perfect continuous tense. So this is the concept behind that particular question. You need to know कभी भी अगर हम since या for के साथ टाइमिंग देखते हैं तो उसके साथ हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। इन डिटेल आई हैव taught complete tenses on my YouTube channel also, right? In detail, if you need to know about what is perfect continuous tense, what is present tense, what is present continuous tense, what is past continuous tense, everything I have already told you about this, ठीक है। अब देखो ध्यान से आ जाओ पॉइंट की तरफ। What is written here dear, he do it for the last 2 days। for के साथ क्या लिखा है, टाइमिंग। for के साथ टाइमिंग मतलब पिछले 2 दिनों से। It means you have to use perfect continuous tense, and perfect continuous tense में कौन सा, present perfect continuous tense। cause what is present perfect continuous tense, an action that was started in the past, continued in the past and is still going on। मैंने क्या बोला एक बार आप लिख भी लो ध्यान से। an action an action that was started in the past, is started in the past, continued in the past, continued in the past and is still going on। and is still going on का मतलब वो एक्शन अभी भी हो रहा है, and is still going on, as well as there will be mention of timing also, as well as there will be mention of timing also, mention of timing also, right? mention of timing also। look, ऐसा कोई भी एक्शन जो कहां पे शुरू हुआ था, पास्ट में, कहां पे कंटिन्यू हुआ था, पास्ट में, और अभी भी चल रहा है, साथ ही साथ वहां पे टाइमिंग भी मेंशन होनी चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट। कह रहा है कुछ भी हो रहा है पिछले 2 दिनों से, मतलब पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कंटिन्यू और अभी भी चल रहा है। सो वी नीड टू इंप्लीमेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है तुम्हारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज व्हाट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 plus ing plus object plus since for plus time। You can write it on your notebook। This is very important concept, very 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 important concept, right? Please note it down, please note it down guys, please। Point clear? Okay, now come to the point। So what should be the right answer of this question? ध्यान से सुनना। Subject is what, singular। he she is your singular subject, they is your plural subject, so he has, because this is singular subject, then we will take singular helping verb। he has been, and for do, what is written here, doing। so he has been doing it for the last 2 days। अगर वहां पे दे होता तो हम क्या लिखते,
They have been doing it for the last 2 days. They have been doing it. They have been doing it for the last 2 days. Cause the subject will be plural, so verb must be plural. So they have been doing it for the last 2 days. And if he is written here, he has been doing it for the last 2 days. Clear? Now, moving ahead towards question number 4. Sorry, question number 5. This question is very important. His brother is more intelligent, right? Change into the negative without changing the meaning. कह रहा है उसका भाई ज्यादा इंटेलिजेंट है और कह रहा है आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है बिना मीनिंग चेंज किए. बिना मीनिंग चेंज किए आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. मीनिंग सेम होनी चाहिए. और इंग्लिश क्या है? हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, कि उसका भाई ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो हम इसको बिना मीनिंग चेंज किए इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? कुछ इस तरीके से, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर. वो अपने भाई के जैसा बुद्धिमान नहीं है. दोनों का हिंदी मतलब समझो, मीनिंग सेम निकल गई. एक में लिखा है कि हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, उसका भाई ज्यादा बुद्धिमान है. अब मैंने सेंटेंस को चेंज किया, नेगेटिव बनाया. ही इज नॉट इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई के जैसा बुद्धिमान नहीं है. हिंदी सेंटेंस, हिंदी मीनिंग दोनों की सेम हो गई. और हमने सेंटेंस को नेगेटिव में भी चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग नहीं बदली. इतना आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं if you guys are preparing for UPSC exams, right? Point clear? अब आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 6 पे. क्या लिखा है? He is sitting dash the shade of a tree. Insert the correct preposition. I'm telling you, there are a lot of questions can be asked on the behalf of preposition, because there are too many fixed prepositions in your syllabus. But you guys are very lucky. There are a lot of times most of the questions similarly has been asking in your examination from the last few years. बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आप ध्यान से सुनना. अगर यही क्वेश्चन होता कि ही इज सिटिंग डैश द ट्री, अगर यही क्वेश्चन होता ही इज सिटिंग, प्लीज वेट, ही इज सिटिंग डैश द ट्री, ही इज सिटिंग डैश द ट्री, तो हम क्या लिखते? ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, कि वो पेड़ के नीचे बैठ रहा है. अंडर द ट्री. पॉइंट क्लियर? अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके वो दे कि ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया में. द शेड ऑफ अ ट्री, शेड ऑफ अ ट्री. अब यहां पे प्रीपोजिशन तुम्हारा चेंज हो जाएगा. सो व्हेनेवर यू सी शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया, तो छाया के लिए जो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं? इन द शेड ऑफ अ ट्री. So these two questions are very important for your CAPF exams. Very 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 important. तो he is sitting in the shade of a tree. Point clear है? अब थोड़ा सा पीछे की तरफ आओ, क्वेश्चन पे चलते हम लोग. अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे. He is sitting dash the shade of a tree. तो right answer will be what? He is sitting in the shade of a tree. अगर सिर्फ होता डैश द ट्री तो हम क्या लिखते? अंडर द ट्री. पॉइंट क्लियर? एनी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप. ही कैन डिफीट हिज एनिमीज. वो बहुत मजबूत है, वो अपने शत्रुओं को हरा सकता है. कह रहा है कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग एनफ. यूजिंग एनफ. अगर मैं आपसे बोलूं कि वो इतना मजबूत है कि तुम्हें हरा सकता है, वो इतना मजबूत है कि तुम्हें हरा सकता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ध्यान से सुनना. इस तरीके से हम इसको लिखते हैं. ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, he is strong enough to defeat you. He is strong enough to defeat you. So what is the conclusion behind this given sentence? ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि अब आपको ये पता चलेगा कि एनफ की प्लेसमेंट हम एग्जैक्टली कहां पे करते हैं. तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ऑलवेज यूज एनफ, ऑलवेज यूज एनफ एग्जैक्टली आफ्टर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव.
पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एनफ का जो इस्तेमाल होता है हमें तुरंत किसके बात करना होता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही तो है। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हमें तीनों में क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री चाहिए। और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद ही हमें क्या लगाना होता है डियर, एनफ लगाना होता है। तो ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफीट यू। पॉइंट क्लियर। सो ये पॉइंट आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए कि ऑलवेज यूज इनफ एग्जैक्टली आफ्टर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसको आप लिख लो, देन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन को मैं करवाता हूं। लिखो कॉपी में फास्ट, लिख लो फटाफट से। डन। ओके, नाउ लुक, व्हाट इज रिटन हियर, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन डिफीट हिज एनिमीज। कैसे आप कंबाइन करके लिखोगे एनएफ का इस्तेमाल करके, तो ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू defeat his enemies. So this is pretty now, right? To defeat his enemies. So he is strong enough. Enough is exactly written just after positive degree of adjective. So he is strong enough to defeat his enemies. Why his is written here? Because the possessive adjective of he is what? She. And if her is written here, then what should be the subject? She is strong enough to defeat her enemies. And if they is written, they are strong enough to defeat their enemies. Point clear? Because the possessive adjective of he is what? His, and possessive adjective of she will be her, and they will be what? Their. Point clear? They will be what? Their. Point clear? Point to be noted now, right? Cool. Now moving ahead again. The cat jumped dash the fence. I think this question is pretty easy for all of you. आप लोग कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज प्रीटी इजी ऑफ टुडेज सेशन। इतना तो कर सकते हो ना, एक दो क्वेश्चन मैं चेक कर ही सकता हूँ आपको, ठीक है। नाउ लुक, so this is your homework section which you have to give in the comment box. I'm watching your comment. Okay, now moving ahead, he gave, and question number 9th and 10th very important. Question number 9th and 10th very important. He gave a modest answer to the question. Rewrite the sentence changing the adjective into an adverb. एक सेंटेंस दे रखा है, कह रहा है he gave a modest answer to the question. कह रहा है आप इसको एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज करो। तो सबसे पहले what we need to do, we need to identify what is adjective here. How will we identify? This is your what, verb की second form, right? This is your article, and this is your noun, ठीक है, noun. And what is modest? Modest is what? Modest is adjective. Modest is what? Adjective, right? He gave a modest answer cause adjective tells the quality of noun. तो यहां पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मॉडेस्ट है। और एडजेक्टिव को अगर हमें एडवर्ब में कन्वर्ट करना होता है, अगर हमें एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना होता है डियर, तो हाउ विल वी कन्वर्ट इट, by using ly at the end of that particular word. So the adverb form of adjective will be what? Modestly. What? Modestly, right? He gave a modestly answer to the question. Point clear? So this is your adverb form of modest. Now question number 10th. It is difficult to get used to eat with chopsticks. Use the correct form of the verb in the brackets. Answer बताइए fast. It is difficult to get used to. ध्यान से मेरी बात सुनना. Whenever you see used to in English grammar, whenever you see used to in English grammar, after that you need to write V1 plus ing form. V1 plus ing form. Point clear?
So it is difficult to get used to eating with chopsticks. So eat is written wrong here. It should be eating. So this is the concept behind this question. Used to plus V1 plus ing. I hope आप सभी को ये 9 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब के बहुत डिटेल्ड में मैंने आपको बता दिया है, बेसिक भी इंक्लूड कर दिया, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स अनदर सेक्शन। तो 9 आउट ऑफ 10 आपके मैंने बता दिए हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, सबसे आसान क्वेश्चन, ये आपको कमेंट करके बताना है, राइट? ओके, नाउ मूविंग अहेड अगेन towards question number, towards another section. This is your another important section, जहां पे आप 5 नंबर बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं, जहां पे आप 5 नंबर बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंज। आपको इन सेंटेंसेस को सही करना है बिना कोई अननेसेसरी चेंज किए हुए, बिना कोई अननेसेसरी चेंज किए हुए। ठीक है, अब आपको और प्रॉपर दिख रहा होगा, ध्यान से अब देखो क्या लिखा है। He walked 1.5 hours. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है यहाँ पे आर्टिकल आ है। अब सभी को मैं ये बता दूं, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, क्या होता है? एक तो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल आपका डियर ए और एन होता है। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल आपका होता है द। क्या होता है डियर? डेफिनिट आर्टिकल आपका होता है द। पॉइंट क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है आर्टिकल आ है तो यहाँ पे आवर्स नहीं होना चाहिए, आवर लिख दो। ही वॉक्ड 1.5 hour, उनको लगता है सही है, बट ये रॉन्ग है डियर। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी इसकी? ही वॉक्ड, ही वॉक्ड फॉर 1.5 hours, 1.5 hours. So what we need to implement after walked, we write what? We should write for. He walked for, वो एक 1.5 घंटे के लिए चला था, 1.5 घंटे के लिए चला था। तो के लिए प्रीपोजिशन क्या आती है डियर? फॉर आती है। के लिए प्रीपोजिशन क्या आती है? फॉर आती है। पॉइंट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वेरल्स। देखो मैं आपको बताता हूं, जो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, इसमें आपको कैसे लिखना होगा? ऑलवेज ही इज ऑलवेज रेडी, एंड द इडियमेटिक एक्सप्रेशंस ऑफ पिक अप क्वेरल्स इज व्हाट? ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अ क्वेरल, टू पिक अ क्वेरल। तो ये आपका एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अ क्वेरल, इस तरीके से आपको लिखना है। टू पिक अ क्वेरल एक राइट इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है, और इडियमेटिक एक्सप्रेशन में आपको कभी भी डियर ग्रामर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स। आफ्टर ऑर्डर वी डू नॉट यूज प्रीपोजिशन। ऑर्डर के बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ये तुम्हारा क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है तुम्हारी। तो वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते जब भी कभी ऑर्डर वर्ब आती है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका इन्वेस्टिगेट होता है, जो अपने साथ वर्ब नहीं लेता है। एक आपका फ्ली होता है, जो वर्ब नहीं लेता। एक आपका कंप्राइज होता है, जो वर्ब नहीं लेता है, ठीक है। रिजेंबल होता है, राइट। डिमांड होता है, डिमांड होता है जो वर्ब नहीं लेता है, जो वर्ब नहीं लेता है। डिमांड, DEMAND, उसको सही कर लेना, DEMAND। अच्छा, क्यों ये सब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते? तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का जो मतलब होता है ना, वो होता है लुक इनटू। क्या मतलब होता है? लुक इनटू। और इसी में प्रीपोजिशन छिपी होती है, तो अलग से नहीं लिखते हम। फ्ली का मतलब क्या होता है? फ्ली का मतलब होता है रन अवे। तो फ्ली में भी देखो अवे छिपा होता है प्रीपोजिशन, तो अलग से नहीं लिखते। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ।
क्या मतलब होता है? कंसिस्ट ऑफ। ऑफ इसमें हिडन होता है तो हम अलग से नहीं लिखते। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? रिजेंबल का मतलब होता है मैच विद, मैच विद। तो इसमें विद छिपा होता है तो हम अलग से विद नहीं लिखते, समझ गए? और डिमांड का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर। इसमें भी आपने देखा प्रीपोजिशन फॉर छिपी होती है तो हम अलग से फॉर नहीं लिखते। तो कभी भी एग्जाम में ऑर्डर को छोड़ करके अगर ये सारी वर्ब्स भी आ जाएं तो आप इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। पॉइंट क्लियर? डन है सभी को? वेरी नाइस। वैसे ही देखो एक वर्ब यहां पे सेम क्वेश्चन है, डिस्कस। डिस्कस का मतलब भी क्या होता है? डिस्कस, डिस्कस डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट। क्या होता है? टॉक अबाउट। मतलब इसी में ही अबाउट छिपा है, इसी में ही अगर अबाउट छिपा है तो आप अलग से डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाओगे, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर, लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स। आई हैव ऑर्डर डिनर्स। पॉइंट क्लियर? ऐसे ही कभी कभी आपको क्या दिखेगा? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? टेल अबाउट। तो डिस्क्राइब के साथ भी अगर आपको अबाउट दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो गलत है। डिस्क्राइब भी अपने साथ अबाउट नहीं लेता है क्योंकि उसके साथ ही अबाउट छिपा होता है, हाइड होता है। पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देख रहे होंगे थर्ड और फोर्थ दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वॉट ही सेज। अब ध्यान से सुनना, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल, अगर सब्जेक्ट यहां पे वन है तो यहां पे ही कैसे आ गया? One cannot be too careful about what one says. This should be the right answer. Point clear? So आपने देखा आज के सेशन में ही, अब जिनकी इंग्लिश पहले से ठीक ठाक रही होगी और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, और सीएपीएफ उनका ड्रीम है और इंग्लिश ठीक ठाक रही होगी, तो वो ये 15 मार्क्स सिर्फ इसी पेपर में नहीं पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी पेपर आ जाएगा और ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए वो आप इंप्लीमेंट करोगे, 15 आउट ऑफ 15 पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जो स्टूडेंट बिगिनर है, जो नया है, अगर आप मेरे एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुने, अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं जैसा मैंने बताया, तो आपको आने वाले सेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं आपको श्योर करता हूं, सुनिश्चित करता हूं कि अगर आप मेरे एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हैं तो लिटरली आप ये मान करके चलिए और आप एक अच्छे से नोटबुक बनाते हैं, एग्जाम टाइम आपको लास्ट 24 आवर्स में बस एक बार आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। और ये कंसेप्ट जो मैंने लिखवा दिए, दीज आर द पनाशिया फॉर ऑल ऑफ यू एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एसी। पनाशिया, रामबाण। और मैंने बहुत सारे बच्चों को सीएपीएफ एंड सीडीएस को लास्ट फ्यू इयर्स में पढ़ाया है। और बट अब डेडिकेटेड लेक्चर्स आपको सीएपीएफ एसी के लिए मिला करेंगे आपको रेगुलर बेस पे। तो आप अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है, कि सेशन कैसा लगा। और हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आपको मैं अभी अगली क्लास में फ्रेजल वर्ब्स कैसे उसका यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, अगली क्लास में रिराइट करने के और नए नए सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप ये मान करके चलो कि 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, रिराइट द सेंटेंसेस। और ये विदाउट एनी अननेसेसरी चेंजेस वाला फ्रेजल वर्ब्स वाला स्टार्टिंग 10 क्लासेस में हम लोग बिल्कुल 10 to 15 क्लासेस में बिल्कुल सॉलिड कर लेंगे 25 आउट ऑफ 25। देन उसके बाद आपको प्रेसी के कुछ लेक्चर करा दूंगा कॉम्प्रिहेंशन के। आपको लगेगा यार कि अब हम लोग इजिली 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं 60 में। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं स्टिल आपको ये सब नहीं पता होता है, क्योंकि एग्जाम्स में यही सब पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ही डिड नॉट वेंट देयर, गलत होता है वो, ही डिड नॉट गो देयर। ये बेसिक पॉइंट्स आप सभी को पता होने चाहिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं आपको डीपीपी दिया करूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर दिया करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया करूंगा। जैसे कल के सेशन में मैं आपके लिए अगेन 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डैम मौसम वाले मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो ये थी एक इंट्रोडक्शन क्लास जहां पे हमने वेटेज देखा और हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कल फिर आपको एक अमेजिंग क्लास मिलेगी, तो अपना रिव्यूज फीडबैक जहां पर भी हो सके आप जरूर प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी गाइस। जय हिंद।